बच्चों हम पढ़ रहे थे हमारा सेकंड चैप्टर जिसका की नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन, जिसके लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पादन विधि को हम किस प्रकार से काम में लेते हैं। उत्पादन विधि के अनुसार वर्ष में उत्पादित अंतिम उपभोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के मूल्य को ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। हमने वहां मूल्य वर्धित विधि का प्रयोग भी किया था जिसमें हम हर चरण में बढ़े हुए मूल्य का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने सभी चीजें अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारी सेकंड विधि जिसका की नाम है व्यय विधि। तो बच्चों जो उत्पादन के साधन जो उत्पादित करते हैं वो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, और उन वस्तुओं और सेवाओं पर क्या करते हैं, जो परिवार लोग हैं या फिर हम कहें उत्पादक वर्ग है या फिर सरकार है, वो क्या करती है, व्यय करती है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता उनको होती है और वो उनका उपभोग करके अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। तो इसके लिए वो वस्तुओं और सेवाओं पर क्या करते हैं, व्यय करते हैं। तो जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का मूल्य होगा उतना ही तो इन लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा, व्यय किया जाएगा। तो यदि हम देखें कि उत्पादन विधि के द्वारा जो हमें मूल्य आएगा वही व्यय विधि के द्वारा हमें मूल्य प्राप्त होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं किस प्रकार से करेंगे हम यहाँ कि एक वर्ष में होने वाले व्यय जिसमें जीवन निर्वाह व्यय, पूंजीगत उपभोग व्यय, सरकारी व्यय, विदेशी व्यय को शामिल किया जाता है को जोड़कर जीएनपी की गणना की जाती है। हम सभी प्रकार के व्यय को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जैसे परिवार है, परिवार किस पर व्यय करता है, उपभोग पर। जो भी उपभोग की वस्तुएं हैं, चाहे वो टिकाऊ वस्तुएं हैं चाहे वो गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं, उस पर परिवार के द्वारा व्यय किया जाता है। यदि उत्पादक वर्ग को देखें तो उत्पादक वर्ग क्या करता है, उपभोग पर तो वर्ग करता ही करता है, साथ में व्यय करता ही करता है, साथ में वो क्या करता है, जो भी पूंजीगत वस्तु है उनको खरीदता है और उस पर भी उसके द्वारा क्या किया जाता है, व्यय किया जाता है। सरकार है, सरकार भी विभिन्न प्रकार के व्यय करती है, चाहे वो अपनी जनता को सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करे या फिर किसी भी प्रकार की सुविधाएं दे, तो क्या होता है, सरकार के द्वारा भी व्यय किया जाता है। इसके अलावा जो देश के लोग हैं यदि किसी वस्तु का क्या करते हैं, आयात करते हैं तो आयात पर व्यय करते हैं, और निर्यात करते हैं तो निर्यात पर भी व्यय किया जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो व्यय है उनमें इन सभी व्ययों को शामिल कर लेते हैं और इन व्ययों को जोड़कर ही क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारे व्यय लिखे हैं कि कौन कौन से व्यय शामिल होते हैं इसमें। जीवन निर्वाह व्यय जो कि परिवार के द्वारा किया जाता है, पूंजीगत उपभोग व्यय जो कि उत्पादक वर्ग के द्वारा किया जाता है, सरकारी व्यय और विदेशी व्यय। विदेशी व्यय में आयात और निर्यात व्यय शामिल किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। यहाँ उत्पाद के मांग पक्ष को दृष्टि में रखकर गणना की जाती है। अभी जब हम उत्पादन विधि पढ़ रहे थे तो वहां पूर्ति पक्ष को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि जो वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है उसका उत्पादक वर्ग के द्वारा क्या की जाती है, पूर्ति की जाती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या है, परिवार है, उत्पादक है, सरकार है, वो सब क्या कर रही है, वस्तु और सेवाओं पर खर्च कर रही है, व्यय कर रही है, तो वो वस्तु और सेवाओं की क्या करेंगी, मांग करेंगी। तो मांग पक्ष को यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, ना कि पूर्ति पक्ष को। ठीक है बच्चों, आया समझ में। इस विधि में एक वर्ष में होने वाले सभी व्ययों को हम शामिल करते हैं। जो अभी हमने सारे व्यय की बात की, हम सारे व्यय को यहाँ पर शामिल करते हैं, उनका योग करते हैं और इसके द्वारा हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो ये 4 तरह के योग हैं, 4 तरह के योग करते हैं। व्यय 4 तरह के हैं। एक तो है उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात व्यय। उपभोग व्यय जो कि क्या किया जाता है, उपभोक्ता वर्ग के द्वारा किया जाता है। वस्तु और सेवाओं को क्या करते हैं, उपभोक्ता वर्ग उपभोग करते हैं और उस पर क्या करते हैं, जो खर्चा करते हैं वो उपभोग व्यय हो गया। फिर आता है निवेश व्यय जो कि उत्पादक वर्ग के द्वारा और अधिक उत्पादन करने में जो भी पूंजीगत सामान खरीदने में खर्चा किया जाता है वो सब क्या आ गया, निवेश व्यय आ गया। सरकार के द्वारा जो भी खर्च किए जाते हैं, लोगों की सुविधाओं के लिए खर्च किए जाते हैं, वो सब क्या आ गया, सरकारी व्यय हो गया। और शुद्ध निर्यात व्यय मतलब होता है जो निर्यात और आयात का अंतर। निर्यात तो हो गया हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात। तो इन दोनों का जो अंतर होता है उसको हम कहते हैं शुद्ध निर्यात व्यय। तो इस प्रकार से जो चारों व्यय हैं वो शामिल किए जाते हैं किसमें, व्यय विधि में। तो व्यय विधि में हम इन चारों व्यय का क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं और हमें राष्ट्रीय आय की गणना हो जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है।
फर्म द्वारा जो कुल संप्राप्ति को उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय व निर्यात संबंधी व्यय के कुल योग द्वारा दर्शाया जाता है। अब जो फर्म, हमने भी बात की कि व्यय विधि के द्वारा हम चारों व्यय को क्या कर देते हैं, कुल योग कर देते हैं। हम इसको दूसरे डायमेंशन से देखते हैं। हम देखते हैं कि एक फर्म है, उसको जो प्राप्त होने वाली जो आय है वो 4 प्रकार से हो सकती है। कैसे कि 4 प्रकार के व्यय किए जाएंगे और वही व्यय फर्म की क्या होगी, आय होगी, संप्राप्ति होगी। यहाँ संप्राप्ति हमने पहले पढ़ भी चुके हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में कि फर्म को आय कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, आय क्या होती है, पढ़ चुके हैं ना हम आगम और संप्राप्ति के बारे में। तो कुल संप्राप्ति 4 प्रकार से प्राप्त होती है उसको, या तो उपभोग व्यय के बारे में जो कि उपभोक्ता क्या करेगा, वस्तु और सेवाएं खरीदेगा और क्या करेगा, उपभोग पर व्यय करेगा, वो क्या होगी, फर्म की संप्राप्ति होगी, फर्म का आगम होगा। इसके अलावा निवेश व्यय, जो भी फर्म के द्वारा मानव पूंजीगत वस्तुएं भी तो उत्पादित की जाती है, तो उस पूंजीगत वस्तुओं को क्या करेगा, उत्पादक वर्ग खरीदेगा, बदले में वो क्या करेगा, व्यय करेगा। तो पूंजीगत वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय है, अर्थात हम कह सकते हैं निवेश व्यय। जो तीसरा व्यय है सरकारी व्यय, सरकार को भी वस्तु और सेवाएं उपभोग लेती है सरकार भी, तो वो उसको क्या करेगी, फर्म से खरीदेगी, बदले में वो क्या करेगी, सरकार उसको अपनी जो आय है वो उसको दे देगी। तो इस तरीके से सरकार ने व्यय किया तो सरकारी व्यय हो गया। इसके अलावा निर्यात संबंधी व्यय, जो कि हम कहते हैं यहाँ पर निर्यात जो किए जाते हैं, आयात जो किए जाते हैं, फर्म जो है किसी वस्तु को केवल घरेलू क्षेत्र में तो नहीं बेचती है, विदेशों में भी तो बेचती है। तो विदेशों में बेचने के बाद जो उसके निर्यात संबंधी व्यय होते हैं वो उसको प्राप्त होते हैं, जो विदेशी क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से फर्म को 4 जगह से क्या प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है। और ये आय किसी ना किसी का क्या होता है, व्यय होता है। ये व्यय किसका होता है, उपभोक्ता वर्ग का व्यय होता है, उत्पादक वर्ग का व्यय होता है, सरकार का व्यय होता है और विदेशी क्षेत्र का व्यय होता है। आ रहा है बच्चों समझ में। तो फर्म की जो कुल संप्राप्ति है, आरवी रेवेन्यू, उसको हम लिख सकते हैं उपभोग व्यय के रूप में, आय निवेश व्यय के रूप में, जी सरकारी व्यय के रूप में, और एक्सपोर्ट निर्यात संबंधी व्यय के रूप में। उसने अपनी वस्तुओं को विदेशों में बेचा है तो उससे आय प्राप्त हुई है, इसलिए निर्यात संबंधी व्यय। तो 4 प्रकार से फर्म अपनी आय प्राप्त करती है, ये चारों व्यय के द्वारा। आ रहा है बच्चों समझ में। यदि फर्मों की संख्या n है तो फर्मों का कुल योग हमें किस प्रकार से प्राप्त होगा कि जो फर्म है, यदि हमने मान लिया कि फर्मों की संख्या क्या है n, तो जो सभी फर्म है उनकी कुल संप्राप्ति कैसे प्राप्त होगी हमें, हमने इसमें सिग्मा कर दिया, हमने यहाँ पर टोटल कर दिया, इसका कुल कर दिया। ये तो हम एक फर्म की बात कर रहे हैं और हम ये यहाँ पर अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम इसका योग कर देते हैं। तो सिग्मा आरवी, और यहाँ पर वही जो निशान है वो काम में आ रहा है, जैसे कि हमने बताया था लास्ट वीडियो में, तादात्म्य, अर्थात ये बिल्कुल परफेक्ट इक्वल नहीं है, हम इसको इक्वल मान सकते हैं। तो यहाँ सिग्मा आरवी, सिग्मा एनसी, इसके बाद सिग्मा एनआई, सिग्मा एनजी और सिग्मा एनएक्स। एन यहाँ पर फर्मों की संख्याएं हैं जो कि हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं, और सिग्मा आई, सिग्मा सी, सिग्मा जी और सिग्मा यहाँ पर एक्स कर दिया है। इसका अर्थ है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो एक फर्म की हैं और ये सभी फर्मों का हमने टोटल किया, तो ये हमें अर्थव्यवस्था की फर्मों की कुल संप्राप्ति प्राप्त हो गई। यहाँ पर केवल एक फर्म की संप्राप्ति थी, यहाँ पर जो भी अर्थव्यवस्था में फर्में हैं उनके सबकी कुल संप्राप्ति हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई। आ रहे बच्चों समझ में आता कि कैसे हमने पूरे सारे फर्मों की कुल संप्राप्ति को ज्ञात किया सभी लोगों के व्यय के द्वारा। ठीक है। इसके बाद यहाँ सी समस्त अंतिम उपभोग व्यय है, जिसका एक अंश आयात पर भी व्यय किया जाता है। अब हमने यहाँ पर सी लिया है, ठीक है, इसके बाद आई लिया है, इसके बाद जी लिया है और इसके बाद एक्स लिया है। ठीक है, चारों लिए हैं। अब ये जो सी है इसे हम कह रहे हैं उपभोग व्यय। अब जो वस्तुओं और सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है वो उपभोग व्यय होता है। अब ये आवश्यक तो नहीं है कि जो उपभोक्ता वस्तु और सेवाओं पर व्यय करे वो केवल घरेलू क्षेत्र से खरीदे, वो निर्यात आयात करके भी तो प्राप्त की जा सकती है ना वस्तु और सेवाएं। आवश्यक तो नहीं है कि सभी वस्तुएं जो वो उपभोग कर रहा है उस पर व्यय कर रहा है वो केवल घरेलू हो, आयातित भी तो हो सकती है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो उपभोग व्यय है उसका एक पार्ट क्या है, आयात पर व्यय है। आयात पर भी तो उपभोग व्यय किया जाता है। इस तरीके से एक अंश किस पर व्यय किया जाता है, आयात पर। हमने उसको मान लिया सीएम, सी का भी हमने एक पार्ट मान लिया, सी का एक अंश है सीएम जो कि इंपोर्ट पर खर्च किया जाता है, अर्थात आयात पर खर्च किया जाता है। तो यदि हमें घरेलू फर्म का देखना है तो हम क्या करेंगे, सी में से सी
m को माइनस कर देंगे। यदि हमें ये देखना है कि हमें राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं तो हम केवल घरेलू क्षेत्र को ही तो देखेंगे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को तो देखेंगे, हम विदेशों को तो शामिल नहीं करेंगे। तो जो उपभोग व्यय जो विदेशों में किया जा रहा है, जो वस्तु और सेवाएं विदेशों से मंगाई जा रही है, उसके आयात पर जो खर्च किया जा रहा है, उसको हम जो हमारा जो कुल प्राप्त हो रहा था व्यय, उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा जो घरेलू वस्तु और सेवाओं के उपभोग पर किया जाने वाला व्यय। तो हमने C माइनस CM इस तरह से घरेलू फर्मों के ऊपर जो भी उपभोग व्यय किया जा रहा है वो हमने ज्ञात कर लिया। आगे बच्चों समझ में, इसी तरह से जो निवेश व्यय होता है वो भी आयातित किया जा सकता है। हम निवेश की जो वस्तुएं हैं, पूंजीगत सामान है, हम कहाँ से मंगा सकते हैं? विदेशों से भी मंगा सकते हैं, आयात कर सकते हैं उसको। तो उसको हम मान लेते हैं IM, और I में से हम यदि IM माइनस कर देते हैं तो इसका मतलब जो घरेलू फर्म है उनसे हमने क्या किया है? निवेश किया, उनसे निवेश वाला सामान हमने खरीदा है, अर्थात घरेलू निवेश व्यय यहाँ पर हमें ज्ञात होगा। I है उसमें घरेलू भी है और विदेशी भी शामिल है, लेकिन I में से IM माइनस कर देते हैं तो केवल घरेलू निवेश व्यय यहाँ पर ज्ञात होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है इसी प्रकार I में से IM माइनस करेंगे तो घरेलू फर्मों के ऊपर निवेश व्यय, क्योंकि I अर्थव्यवस्था का समस्त अंतिम निवेश व्यय है तथा IM विदेशी निवेश वस्तुओं पर व्यय किया जाता है। IM तो विदेशी वस्तुओं पे निवेश वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय है, और I मतलब कुल जो निवेश व्यय है, चाहे वो घरेलू हो चाहे विदेशी हो, तो हम I में से माइनस IM कर देंगे तो हमें घरेलू जो निवेश व्यय है वो हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो C में से CM माइनस कर दिया तो हमें घरेलू उपभोग व्यय ज्ञात हो गया, और हमने I में से IM माइनस कर दिया तो हमें क्या प्राप्त हो गया? घरेलू निवेश व्यय ज्ञात हो गया। इसके बाद G में से GM समस्त अंतिम सरकारी व्यय का अंश है जिसका व्यय घरेलू फर्मों पर होता है। सरकार भी तो विदेशों से सामान मंगा सकती है ना, सरकार भी तो अपना व्यय विदेशों पे कर सकती है आयात करके। तो G में से हमने GM माइनस कर दिया तो हमें सरकार के द्वारा जो भी घरेलू फर्मों पर किया जाने वाला व्यय है वो हमें यहाँ पर ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार हमने C में से CM माइनस कर दिया, I में से IM माइनस कर दिया, और G में से हमने GM माइनस कर दिया। C प्लस I प्लस G, हम ये चारों ही पढ़ रहे थे, तो इस प्रकार से हमने चारों में से M जो आयात किया जाने वाला है वो माइनस कर दिया ताकि हमें घरेलू उपभोग व्यय, निवेश व्यय और सरकारी व्यय ज्ञात हो सके। आगे बच्चों समझ में, इस तरीके से G क्या हो गया? सरकार का समस्त व्यय, और GM G का अंश जिसका व्यय आयात पर होता है। अतः सिग्मा NC अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों द्वारा अंतिम उपभोग व्यय का योग C माइनस CM। अब हमने सिग्मा NC जो हमने ज्ञात किया था सभी फर्मों के द्वारा, अभी हम केवल C की बात कर रहे थे, अब हम सिग्मा NC की बात कर रहे हैं, अर्थात जो भी अर्थव्यवस्था में फर्में हैं उसका जो क्या होता है? कुल उपभोग व्यय होता है, सभी फर्मों द्वारा अंतिम उपभोग व्यय का योग। तो क्या हो गया? C माइनस CM कर दिया हमने। अब सिग्मा NC का वैल्यू क्या आ गई? C माइनस CM, क्योंकि हम घरेलू की बात कर रहे हैं केवल। ठीक है, इसी प्रकार सिग्मा NI जो कि हमने सभी फर्मों के द्वारा देखा था, उसमें अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों द्वारा अंतिम व्यय का योग क्या हो गया? I माइनस IM। अब हम क्या कर देंगे? I माइनस IM। क्यों? क्योंकि अभी हम केवल घरेलू की बात कर रहे हैं। अब हम इन दोनों को नहीं लेंगे, हम C माइनस CM को लेंगे, I माइनस IM को लेंगे, क्योंकि हमें घरेलू अर्थव्यवस्था की आय ज्ञात करनी है, साथ में विदेशों की ज्ञात नहीं करनी। इन सब में क्या है? विदेशी भी शामिल है। हमने बात की थी ना कि C की बात करते हैं तो केवल हमें विदेशी भी शामिल होती है। हम यहाँ पर C माइनस CM और I माइनस IM लेंगे। इसी प्रकार से सिग्मा NG अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों द्वारा अंतिम सरकारी व्यय, तो हम क्या करेंगे? G माइनस GM। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? घरेलू का ज्ञात करें, घरेलू सरकारी व्यय, तो G माइनस GM लेंगे। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे सिग्मा NRV का जो फॉर्मूला था, कौन सा वाला आपको याद होगा? ये वाला। सिग्मा NRV में सिग्मा NC हमने लिया था, तो हमने बताया कि ये तो क्या है? घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार के व्यय हैं, हमको केवल कौन सा व्यय लेना है? घरेलू। तो इसकी जगह हम C माइनस CM रख देंगे, इसी प्रकार इसकी जगह I माइनस IM रख देंगे, और इसकी जगह G माइनस GM रख देंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ रखा है, देखो C माइनस CM, I माइनस IM, G माइनस GM, और ये हमारा ऐसे कैसे रह जाएगा? सिग्मा NX, क्योंकि इसमें केवल निर्यात पर किया जाने वाला व्यय है। यहाँ पर और कोई निर्यात पर किया जाने वाला व्यय तो वैसे भी किसको होगा? जो निर्यात से हमें प्राप्त होगा वो तो घरेलू फर्मों को ही प्राप्त होगा, क्योंकि घरेलू फर्में क्या कर रही है? निर्यात कर रही है, उसके बदले में व्यय प्राप्त कर रही है। इसके अंदर कोई विदेशी जो अंश है वो शामिल नहीं होता है। ठीक है, ये तो घरेलू ही होता है। तो इस प्रकार से हमने उस वाले सूत्र में इन चारों को प्रतिस्थापित कर दिया। अब प्रतिस्थापित करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो हमने C ले लिया, I ले लिया, G ले लिया, और यहाँ से सिग्मा NX ले लिया, और ये CM, IM, GM इनको सबको हमने ब्रैकेट में कर दिया और प्लस कर दिया, क्योंकि सब माइनस में थे ना, तो यहाँ माइनस आने के बाद CM
प्लस आई एम, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, और ये जी एम। इस तरीके से हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया। तो हमारा क्या आ गया, सी प्लस आई प्लस जी, इसका एक्स, और यहाँ पर सब में एम कॉमन है, तो ये क्या आ गया, एम, क्योंकि ये आयातित हो गया ना, ये सब चीज़ें क्या हो गई, आयातित हो गई। तो हमने इसको कॉमन करके एम कर दिया, और ये हमारा इसका एक्स रहा। तो इस प्रकार से हमें ये फॉर्मूला ज्ञात हो गया। सी यहाँ पर उपभोग व्यय, आई यहाँ पर निवेश व्यय, जी यहाँ पर सरकारी व्यय, और एक्स माइनस एम जिसकी हमने अभी चर्चा की थी, ये है शुद्ध निर्यात व्यय। शुद्ध निर्यात व्यय मतलब एक्सपोर्ट में से हमने इंपोर्ट माइनस किया है, तो हमें क्या ज्ञात होगा, शुद्ध निर्यात व्यय। एक्सपोर्ट क्या होगा, निर्यात, इंपोर्ट क्या हो गया, आयात। तो निर्यात में से हमने क्या माइनस किया है, यहाँ पर आयात। निर्यात में से आयात माइनस, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस, तो ये हो गया शुद्ध निर्यात व्यय। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चारों शामिल किए जाते हैं व्यय विधि में। यहाँ पर लिखा भी है यहाँ पर कि M बराबर सी एम आई एम जी एम, हमने M जो उसको शॉर्ट कर दिया सी एम आई एम जी एम। ठीक है, जो अर्थव्यवस्था द्वारा किए गए समस्त आयात व्यय को दर्शाता है। ये जो है ना, ये सी प्लस आई, सी एम प्लस आई एम प्लस जी एम, हमने इसको एम लिख दिया जो कि आयात व्यय हो गया कुल। ठीक है, आयात व्यय हो गया, ये हमारा निर्यात व्यय था ही, तो निर्यात व्यय में से हमने आयात व्यय माइनस कर दिया, तो हमारा शुद्ध निर्यात व्यय आ जाएगा। और ये उपभोग व्यय, निवेश व्यय और सरकारी व्यय। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आता है जीडीपी कैसे ज्ञात करेंगे, या फिर हम इसको सिग्मा एन आरवी भी कह सकते हैं। सिग्मा एन आरवी मतलब फर्मों को होने वाली प्राप्त कुल संप्राप्ति, अर्थव्यवस्था में जो भी फर्म है उनको प्राप्त होने वाली संप्राप्ति, या जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद मतलब हमारे देश की राष्ट्रीय आय, वो कैसे होगी व्यय विधि के हिसाब से, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये फॉर्मूला है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसको हमने किस तरीके से बनाया है वो भी आपको समझना है। इस प्रकार से हम व्यय विधि के द्वारा क्या ज्ञात करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। इसमें उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और इसके अलावा शुद्ध निर्यात व्यय को शामिल किया जाता है। तो समझ में आ गया व्यय विधि के द्वारा किस प्रकार से गणना की जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आय विधि के द्वारा किस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, और किस तरीके से आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि के द्वारा जो गणना की जाती है उनका जो आंसर आता है वो हमेशा कैसा आता है, सेम। अर्थात तीनों के द्वारा जो गणना की जाती है उसके द्वारा जो गणना के द्वारा जो हमारा उत्तर आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, सेम आएगा। तीनों के द्वारा एक ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी। आ रहा है बच्चों समझ में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, व्यय विधि किस प्रकार से सॉल्व करती है। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।